जय हिंद फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, तो जो संवैधानिक विकास का हमने कल पार्ट पढ़ा था, पार्ट सेकंड, और जिसमें हमने देखा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, आज जो मैं यहाँ से बात करने वाला हूँ यहाँ पे, तो हम जो सीखेंगे तो 1773 के बाद में कौन कौन से अधिनियम आए हैं और उनसे क्या संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखो बच्चों, पहला जो प्रश्न यहाँ से आपसे क्वेश्चन आ सकता है, तो एक नया एक्ट आया था 1773 के बाद में। तो एक तो 1773 का हमने ये पढ़ ही लिया था, ठीक है। तो इसके बाद जो आया है वो है 1781 का अधिनियम एक्ट। लेकिन अभी जो 1781 का अधिनियम है, इन सबको भी चार्टर एक्ट कहा जाता है वैसे, ठीक। इसके जिया 2 या 3 यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो मैंने आज तक के प्रीवियस ईयर के 15-20 सालों में जो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं 1781 से। तो एक पॉइंट तो ये पूछा जाता है कि ये 1781 का अधिनियम है, इसका आपसे पूछा जाता है बच्चों नाम। अगर आपसे इस अधिनियम का नाम पूछा जाए तो इस अधिनियम को हम संशोधित एक्ट, आपका अमेंडमेंट एक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? एक तो संशोधित अधिनियम, इंग्लिश में कहेंगे इसको हम अमेंडिंग एक्ट, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। एक बात तो ये है। दूसरा जो फैक्ट्स यहाँ से पूछा जा सकता है इस अधिनियम से रिलेटेड 1781 के, तो क्वेश्चंस ये है आया था कि 1773 के अधिनियम की खामियों को या कमियों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम कौन सा अधिनियम लाया गया था। तो जबकि इसकी खामियों को पूरा करने के लिए जितने भी बाद के 3-4 अधिनियम आए थे वो सब आए थे, लेकिन जो पहला अधिनियम 1773 के बाद आता है, तो वो अधिनियम था कौन सा? 1781 का। तो मैं ये लिख सकता हूँ बच्चों कि यह है रेगुलेटिंग एक्ट की, यह है रेगुलेटिंग एक्ट्स की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था, करने के लिए लाया गया। ठीक, ये वाला फैक्ट हम यहाँ से ज़रूर याद रखेंगे। जो थर्ड पॉइंट है वो वेरी प्रोमिनेंट है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 1781 के अधिनियम के तहत। एक बात सुनो ध्यान से, जैसे 1773 का जो एक्ट था हमारा, इस एक्ट के माध्यम से आपने ग्राफ यह है पढ़ा था कि सर भारत का जो बंगाल वाला यहाँ पे इलाका है, तो यहाँ पे बस इतने क्षेत्र में, ठीक, यहाँ पे कौन सी जगह थी? कलकत्ता है। सर कलकत्ता में यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। एक क्या बनाया गया था? एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, ठीक है। और इस सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्र अधिकार था, क्षेत्र अधिकार, ये मैं आपको ऑलरेडी कल की क्लास में पढ़ा चुका था। तो 1773 के अधिनियम के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था पहली बार, तो इसका क्षेत्र अधिकार कहाँ तक सीमित था? तो आप बोलेंगे केवल, कहाँ तक बच्चों? केवल कलकत्ता तक, ओनली कलकत्ता। तो ये हमने कल के ग्राफ में पढ़ा था। लेकिन बच्चों ये जो सुप्रीम कोर्ट था, इसके क्षेत्र अधिकार को 1781 के एक्ट के द्वारा क्या किया जाता है बच्चों? के द्वारा बढ़ा दिया गया। यानी कि सवाल आएगा आपसे, किस अधिनियम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार को सर्वप्रथम बढ़ाया गया था? तो 1781 के। अब 1781 के बाद में यदि हम इस सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र अधिकार देखें, तो पहले केवल कलकत्ता तक था। अब देखो बच्चों, हमारा पहले मान लो ये पहला था कलकत्ता तक, लेकिन अब क्या हो गया है? एक तो पूरे बंगाल के लिए हुआ, पूरा कंप्लीट बंगाल आ जाएगा इसमें। एक बात तो ये याद रख लेना। बंगाल के बाद में दूसरा क्षेत्र मान लो यहाँ का, इसका नाम दे देता हूँ उड़ीसा। ये जो ओडिशा है वर्तमान का, उस जमाने में नाम उड़ीसा समझ लो। यहाँ पर एक जगह है बिहार, ठीक। तो इन तीनों क्षेत्रों के लिए भी अधिकार दे दिया गया। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट पहले केवल कलकत्ता तक जो कानून बना सकता था, अब वो कलकत्ता के नहीं, पूरे बंगाल के लिए, बिहार के लिए और ओडिशा के लिए भी कानून बना सकता था। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है बच्चों। तो मूल रूप से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो केवल यही आपसे पूछे जाते हैं, अगर आप पीसीएस में या आरओ एआरओ के लेवल से देखेंगे तो, ठीक है। इतना ही हमें यहाँ से याद रखना है। इसके बाद में 1783 में बच्चों 2 अधिनियम आए थे, गठबंधन सरकार थी, डंडास और फोक्स की मिलाकर।
तो आप सुनेंगे सर एक व्यक्ति है, मैं डायरेक्ट नाम लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आएगा कि डंडास अधिनियम या डंडास का अधिनियम कब पारित हुआ था। तो सर डंडास का अधिनियम, साथ साथ में किसका, फोक्स का, ये व्यक्ति का नाम है, फोक्स इंडिया एक्ट नाम पड़ गया उसी आधार पर, फोक्स इंडिया एक्ट। एक डंडास, एक व्यक्ति है फोक्स, इन दोनों ने मिलकर एक सरकार बनाई थी जिसको कहते हैं गठबंधन की सरकार। तो इस गठबंधन की सरकार ने ये कानून लेकर आए थे इंग्लैंड में, कहाँ के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और कानून कब आया था, 1783 में कानून आया। लेकिन बच्चों ये कानून क्या था, जब ये एक्ट आया था तो ये एक्ट फेल हो गया, ये एक्ट पारित नहीं हो पाया वहाँ की संसद से। तो ये एक्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक, जब एक्ट फेल हो गया तो ये जो गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार कहते हैं जब दो पार्टी मिलकर कोई सरकार बनाते हैं, ऐसा मान लेना, ठीक है। तो गठबंधन की सरकार थी, ये जो अधिनियम लाए थे, ये अधिनियम फेल हो जाता है, वहाँ की पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाता है। और इसी के चलते, इसी एक्ट के फेल हो जाने के चलते, ये जो आपका बच्चों यूनाइटेड किंगडम की जो सरकार थी, यूके की जो सरकार थी, तो ये सरकार हो जाती है भंग। सरकार क्या हो जाती है, भंग। भंग का मतलब है सरकार ही गिर गई, दोबारा वापस फिर से इलेक्शन होंगे और नई सरकार बनेगी। तो यहाँ पर सरकार क्या हो गई थी, भंग हो गई थी। तो दुनिया के इतिहास में यह पहली ऐसी घटना थी कि जो भारत के संबंध में किसी देश की सरकार क्या हो जाती है बच्चों, भंग हो जाती है। तो मैं ये तथ्य लिख देता हूँ, आप इसे याद रख लेना। ठीक, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि भाई भारत के लिए किसी देश की सरकार का भंग होना यह पहली और आखिरी घटना है। ठीक है, ठीक है। और किस किस की सरकार थी, तो लॉर्ड फोक्स व लॉर्ड नॉर्थ की गठबंधन सरकार थी। ठीक है बच्चों, तो फोक्स की तरफ से कौन सा अधिनियम लाया था, तो डंडास के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और दूसरा फोक्स का। तो इन दोनों की गठबंधन जो सरकार थी ये क्या हो गई थी, भंग। तो इस आधार से बच्चों ये वाला अधिनियम हो गया यहाँ पे पूरा। अब मैं आपको समझाता हूँ नेक्स्ट एक्ट। ठीक है, इसके बाद में जो एक प्रमुख अधिनियम आता है तो वो अधिनियम आया था बच्चों 1784 का एक्ट। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन तो यही आता है कि इस अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है। तो इस अधिनियम का आपको नाम भी याद रखना है। तो इस अधिनियम का नाम था पिट्स इंडिया एक्ट, या हिंदी में भी लिख लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। चलो बच्चों, तो ये तो हुआ इसका नाम। बहुत बार ऐसा हुआ है कि सर यहाँ से यह क्वेश्चन पूछा गया था कि पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो 1784 में हुआ। ये था कि सर अभी जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था कि लॉर्ड नॉर्थ और जो लॉर्ड फोक्स की जो गठबंधन सरकार थी डंडास, तो ये दो अधिनियम लाए थे, दोनों मिलके किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। लेकिन वहाँ की संसद से ये जब अधिनियम फेल हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, सरकार भंग हो जाती है। तो फिर वापस नए इलेक्शन हुए, और इलेक्शन के बाद में इस बार जो सरकार बनी वो किसकी, तो लॉर्ड पिट्स की सरकार बनी। और मैं आपको बता दूँ, पिट्स यूके का सबसे कम एज का बनने वाला प्रधानमंत्री था, सबसे कम एज का प्रधानमंत्री था ये। ठीक, तो पिट्स एक नया कानून लेकर आता है 1784 में, इसीलिए इस अधिनियम को क्या नाम दे दिया गया, 1784 का अधिनियम। ठीक है बच्चों, अब इस अधिनियम की जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, तो पहला अगर मैं फैक्ट समझाना चाहूँ इसके बारे में, इस अधिनियम के बारे में, तो आप ऐसा समझेंगे। देखो बच्चों, मैं मान लेता हूं कि सर ये हमारा हो गया प्यारा भारत। ठीक है बच्चों, ये वाला। ठीक, इस हमारे देश में यहाँ पे कुछ जगह ऐसी हैं, जैसे ये बंगाल है सर, ये बम्बई है, ये मद्रास है, और भी यहाँ पे मान लो अवध का क्षेत्र हो गया। तो ये कई क्षेत्र थे। उदाहरण के तौर पर आप इसे ऐसे समझेंगे, इन क्षेत्रों पर यहाँ पे ब्रिटिश का अधिकार हो चुका था ऑलरेडी। ठीक है बच्चों, ये हम याद रख लेना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सर ये वे क्षेत्र हैं जिन पर किसका अधिकार है, अंग्रेजों का अधिकार। ठीक, अंग्रेजों का अधिकार है। एक तथ्य अभी समझो क्या कहना वाला हूँ मैं। इन क्षेत्रों पे सब पे किसका अधिकार है सर, इन सब पे अंग्रेजों का अधिकार है। इन सब पे किसका अधिकार है, अंग्रेजों का अधिकार है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो पहली बार कंपनी के द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर जहां जहां पे ब्रिटिश ताज का अधिकार था, उन्हें कहा गया था ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया है। मैं ये बात लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। चलो अब समझो, मैंने लिखा भाई कंपनी के द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्र। कंपनी के द्वारा मतलब सर ये वो क्षेत्र हैं जहां पर अंग्रेजों का यानी कि सर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार है। ठीक है, ये भारत के वो सब क्षेत्र हैं। तो कह रहे हैं भाई कंपनी के द्वारा अधिग्रहित, अधिग्रहित का मतलब जिन पर कब्जा है, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो भारतीय राज्य क्षेत्र जितने भी भारत के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। ऐसे नहीं समझ में आए तो आप ऐसे समझ लो, अर्थात
सर कंपनी के अधीन, कंपनी के मतलब कंपनी मतलब इंडिया कंपनी, तो कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया, ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ये बात मतलब मूल बात यह है। इसका मतलब यह हुआ कि सवाल आएगा किस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जीते हुए क्षेत्रों या जीते हुए क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज का स्वामित्व, या फिर भारत में जीते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को पहली बार कब ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र, अर्थात कि यह क्षेत्र अब हमारा है, भारत का नहीं है, तो ये कब कहा गया था पहली बार? 1784 के अधिनियम के माध्यम से। बच्चों 1784 का जो अधिनियम है, जिस अधिनियम को हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं ना, इस अधिनियम का जो टाइटल था ना उस पर भी लिखा था भारत में ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र, या भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, ऐसा कुछ करके उसका नाम रखा था। तो एक तथ्य तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी प्रोमिनेंट है। दूसरा फैक्ट अगर मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँ बच्चों, तो यहाँ पर आते आते क्या हुआ, आप मुझे एक बात बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? तो सर आप बताएंगे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1608 में। जहांगीर उस टाइम पे भारत का राजा हुआ करता था। क्या करना आई थी सर ये कंपनी? सर ये स्टार्टिंग में तो ये व्यापार करने आए थे, आप ये बोलोगे। मैंने कहा लेकिन अब तो ये व्यापार छोड़कर भारत में शासन करने लगे हैं, क्योंकि भारत के क्षेत्र पर कब्जा कर रहे हैं। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब आप सुनो, कंपनी आई थी व्यापार करने, लेकिन व्यापार के साथ साथ में क्या करने लगी है? अब शासन करने लगी है। लेकिन कंपनी का जो वर्कलोड था, तो कंपनी के व्यापारिक सारे कार्य, प्रशासनिक कार्य, इन सबको कौन देखता था? एक बोर्ड बनाया था जिसका नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या ये वाली आपको कहानी पता है आपको ऑलरेडी? ये मैं सब पढ़ाया था। अब आप सुनिए, अब ये वर्कलोड क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इसीलिए बच्चों ईस्ट इंडिया जो कंपनी के ये जो कार्य हैं, इन कार्यों को कर दिया जाता है अलग अलग, या इन कार्यों का पृथकीकरण किया गया। इन कार्यों को क्या किया जाता है बच्चों? यहाँ पे पृथकीकरण, मतलब अलग अलग। क्या अलग अलग कर दिए गए वो समझा देता हूँ मैं आपको। देखो, कंपनी के जो कार्य हैं, तो कंपनी पे दो तरह के अब कार्य हैं। एक तो सर इसके व्यापारिक कार्य हैं, एक व्यापारिक कार्य हैं, और एक इसके कैसे कार्य हैं? राजनीतिक कार्य हैं। इसके पास कैसे कितने काम हैं? दो काम हैं, ठीक। एक व्यापारिक कार्य है और एक सर राजनीतिक कार्य है। ये दो तरह के इसके पास कार्य हैं। तो हुआ यहाँ से कि अब वर्कलोड सब इन सबको कौन देखता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखता था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कहा गया 1784 के टाइम पे, जब पिट्स की सरकार बनी, कि भाई देखो, जो व्यापारिक काम है, व्यापार से संबंधित जो काम है, इनका संचालन कौन करेगा? इनकी देखरेख कौन करेगा? भाई इनका संचालन तो करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही। कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और हिंदी में क्या कहते हैं? निदेशक मंडल। निदेशक मंडल ही करेगा। यानी कि कंपनी के जो व्यापारिक कार्य हैं वो ये किसको सौंप दिए गए? ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दिए गए, जिसके पास ऑलरेडी पहले से थे। लेकिन बच्चों जो राजनीतिक कार्य थे, इन राजनीतिक कार्यों के लिए एक नया बोर्ड बनाया गया। कौन से कार्यों के लिए? राजनीतिक कार्यों के लिए। तो यहाँ पे एक नए विभाग को शुरू किया गया, एक नया आयोग बनाया गया, नया आयोग बनाया। अब ये जो नया आयोग बनाया था, तो बच्चों इस आयोगों को हम जो जिस नाम से जानते हैं वो नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। क्या नाम है सर? नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये उसका नाम है। हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों हम नियंत्रक मंडल, ठीक है। ये नया आपका एक और नया बोर्ड बना दिया गया, नया विभाग। तो सुनो सर, कंपनी के जो व्यापार से संबंधित सारे काम थे, तो उनकी देखरेख कौन करेगा? निदेशक मंडल ही काम करेगा, जो पहले से करता आ रहा था। लेकिन इस बोर्ड से ये वाले जो राजनीतिक कार्य थे छीन लिए गए, और राजनीतिक कार्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी जाती है? एक नया बोर्ड बना दिया जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या नियंत्रक मंडल। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये नाम पूछे जाते हैं, हिंदी के पेपर में ही, तो इसीलिए आप दोनों तरह के नाम याद रख लेना, ठीक है। अब ये जो निदेशक मंडल, जो नियंत्रक मंडल बनाया गया है, आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो नया विभाग बनाया गया, तो यहाँ से एक या दो तथ्य पूछे जाते हैं। पहला फैक्ट सुनेंगे आप, इसमें सदस्यों की संख्या कई बार पूछ ली जाती है। तो इसमें जो सदस्य थे, टोटल जो सदस्य नियुक्त किए गए, तो 6 सदस्य थे। और इन सदस्यों की जो नियुक्ति थी, नियुक्ति किसके द्वारा हुई थी?
तो अगर इनकी नियुक्ति मैं बताऊं तो ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा, तो मैं केवल शब्द यूज़ कर रहा हूं सम्राट, तो सम्राट के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई। और इनका जो वेतन दिया जा रहा था, वेतन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा अगले अधिनियम में, इसीलिए मैं वेतन लिखाता हूँ। तो वेतन यूके से इनका दिया जाता था। कहाँ से? यूके से। ये बात समझ जाएंगे बच्चों यहाँ तक। तो आपने यहाँ पर सीखा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को अलग कर दिया गया। तो क्वेश्चन ये आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों का विभाजन कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के सर व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों का विभाजन कब हुआ है? तो सर इनका ये विभाजन कब हो गया? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। ये बात आप इसको ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। इस अधिनियम को या इस घटना को किस नाम से जाना जाता? तो मैं उसके लिए एक तथ्य लिख दूं बच्चों। इसे कहा जाता है नोन एज, जाना जाता है दोहरा शासन। क्या कहते हैं इसको हम? दोहरा शासन। तो सवाल आएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोहरे शासन की नीति किस अधिनियम के तहत शुरू की? तो 1784 के अधिनियम के माध्यम से शुरू की, ठीक। तो दोहरा जो शासन है वो क्यों इसको हम कह रहे हैं? क्योंकि अब भारतीय उपनिवेश के दो शासक थे। कौन कौन दो शासक हो गए? सर पहला कंपनी का जो निदेशक बोर्ड है, पहले पुराना वाला, एक नया बोर्ड और बना दिया, कौन? नियंत्रक मंडल। और नियंत्रक मंडल के माध्यम से कौन संचालन करेगा एक तरह से? तो ब्रिटेन का सम्राट है, क्योंकि इनकी नियुक्ति तो सम्राट ने की है। तो इस तरह से ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो देखिए बच्चों, जो नया तथ्य है, अच्छा एक चीज़ पहले ये बताओ मुझे, आपको याद होगा कि सर हमने एक अधिनियम पढ़ा था 1773 का, ठीक है बच्चों। जो 1773 के अधिनियम के माध्यम से आपने ये वाली एक कहानी ऐसे पढ़ी होगी कि जो बंगाल था, तो यहाँ का जो गवर्नर है, एक तो ये किया था, इसका नाम बदल के क्या रखा था हमने? गवर्नर जनरल। ये कहानी याद है। दूसरा ये किया था कि इस गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए क्या था बच्चों? हमने 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई थी। 4 सदस्यों की क्या की थी हमने? एक परिषद बनाई थी। ये भी तथ्य आपको याद होगा, राइट। अब सुनो कहानी यहाँ से। तो ये कहानी हमारी 1773 वाली थी, लेकिन बच्चों जो 1784 का जब एक्ट आता है, तो इस एक्ट के माध्यम से यह कार्य किया गया कि ये जो 4 सदस्य थे, इनमें से एक सदस्य माइनस कर दिया गया, और आपका जो गवर्नर जनरल की जो यह परिषद थी, इसमें सदस्यों की संख्या कितना रह गई थी? 3। एक तो ये तथ्य याद रख लेंगे, ठीक, नया समझ लेंगे। अब इसके अलावा 2 तथ्य और पूछे जाते हैं, वो दोनों समझा देता हूँ मैं आपको। फैक्ट नंबर 1, एक तो यह का इसी 1784 के अधिनियम के माध्यम से दूसरा कार्य यह किया गया कि भारत में नियुक्त अंग्रेजों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। एक कोर्ट की स्थापना। ये क्या कहानी है? कहानी यह है, मान लो सर अगर ये भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर रहता है मान लो कोई अंग्रेज, ठीक है, ये कोई अंग्रेज है। अब इस अंग्रेज ने क्या किया? मान लो इंडिया में कोई क्राइम किया है, तो इसके ऊपर अगर कोई केस चलेगा तो उसके केस के लिए क्या किया गया था? यहाँ पर यूके में, इंग्लैंड में एक कोर्ट बनाया गया था यहाँ पे। तो क्वेश्चन ये आएगा कि भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के मामले में सुनवाई के लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से की गई थी? तो वो अधिनियम था 1784 का अधिनियम, ठीक है। एक और वेरी प्रोमिनेंट फैक्ट पूछा जाता है, वो भी सुन लो। वो फैक्ट क्या है? वो फैक्ट यह है कि भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध। तो याद रख लेना, ये बात किसके बारे में कही जा रही है? किसके बारे में कही जा रही है? अंग्रेजों के बारे में। यानी कि हुआ ये था बच्चों, आपने देखा होगा जब 1773 का अधिनियम आया था, तो ये आया किस समिति की सिफारिश पर था? गुप्त समिति की। और गुप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं ये भ्रष्टाचारी हैं, ये भारतीयों से उपहार नहीं लेते हैं, ज़बरदस्ती सामान छीनते हैं, शोषण करते हैं और कंपनी के सामने गलत डेटा प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए
1784 के अधिनियम के माध्यम से एक कानून लाया गया जिसमें कहा गया कि कोई भी अंग्रेज किसी भी भारतीय से किसी भी तरह का कोई उपहार में धन राशि, बर्तन, तांबे, पीतल वगैरह ऐसा कोई सामान नहीं लेगा। तो क्वेश्चन कैसा आएगा कि कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से उपहार लेने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध किस अधिनियम के द्वारा लगाया गया था? तो उसका राइट आंसर होगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट अधिनियम। इसके बाद में एक और प्रमुख अधिनियम हमें देखने को मिलेगा 1786 का एक्ट। अब ये जो 1786 का अधिनियम है, इसकी अगर खास या प्रमुख बातों की मैं बात करूं तो दो बातें पूछी जाती हैं मूल रूप से। सुनो बच्चों, कौन कौन सी मूल बातें हैं? पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो यहां से यह है कि सर जो गवर्नर जनरल था, तो सुनो, गवर्नर जनरल किसको बनाया गया है? कहानी तो याद रख लें, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया गया है। किसको बनाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऐसे समझ लेना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब बना था? तो 1786 में भारत का गवर्नर जनरल इसको भेजा गया था। और कब तक रहा था? तो 1793 तक यह रहा। ठीक है, जबकि इससे पहले जो गवर्नर आए थे, आपको अगर एक फैक्ट में यहाँ पे थोड़ा सा लिखाना चाहूँ तो यहाँ समझा देता हूँ कि सर पहली बार जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था, प्रथम गवर्नर जनरल, क्या नाम था बच्चों उसका? अगर आपको नाम याद आ रहा हो तो ये डेटा भी हमें याद रखना है। देखो, आपको नाम याद आ रहा होगा, पहला था वॉरेन हेस्टिंग। कौन था बच्चों? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये कब से कब तक एज ए गवर्नर जनरल रहा है सर? तो वॉरेन हेस्टिंग जो एज ए गवर्नर जनरल रहा, तो ये 1773 से लेकर 1785 तक रहा। उसके बाद में जो दूसरे नंबर पे गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया, तो दूसरे नंबर पे कौन बना था? तो जो मैकफर्सन बना था, तो उसका नाम था जॉन मैकफर्सन। तो इसको बनाया गया था। कब रहा ये सर? ये जर्नली एक तरह से कह सकते हैं तो 1785 से 86 तक यह रहा। ठीक है, और इसके बाद में जो थर्ड नंबर पे जो गवर्नर जनरल बना, तो वो बना था लॉर्ड कॉर्नवालिस। बड़ा आपका ये प्रमुख गवर्नर जनरल है कॉर्नवालिस, ऐसे समझ लेना। हाँ, ये कब से कब तक रहा है? तो सर ये रहा था 1786 से लेकर 1793 तक। तो मैं यहाँ से ये बात कर रहा हूँ कि 1786 के अधिनियम के टाइम पर गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, ये कहानी सुनो। अब इसके साथ में जो अधिनियम से कौन सी बात जुड़ी है उस पर मैं बात करने वाला हूँ। तो जो गवर्नर जनरल था बच्चों, तो इसे गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति दे दी गई। क्या किया गया? एक तो सर इसकी पावर को बढ़ा दिया गया है। पावर बढ़ाकर क्या किया गया? सभी सेनाओं का प्रधान सेनापति, सभी सेनाओं का प्रधान सेनापति, तो इसको बनाया था प्रधान सेनापति। इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कमांडर्स, या इसको सुप्रीम कमांडर्स पावर दे दी गई बच्चों। सुप्रीम कमांडर बना दिया गया। सुप्रीम कमांडर का मतलब है अभी अपनी मर्जी से जो आर्मी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसमें किसी को भी नियुक्त कर सकता था, ऐसे समझ लेना। लेकिन मूल क्वेश्चन जो इसकी पावर से पूछा जाता है, वो जो क्वेश्चन मैं लिखाने वाला हूँ वो ये वाला दूसरा पॉइंट। सुनो, आप मुझे बताओ, एक अधिनियम आया 1773 का, जिसके माध्यम से गवर्नर का नाम बदल के क्या रखा था? गवर्नर जनरल। हेल्प करने के लिए 4 सदस्यों की क्या बनाई थी? एक परिषद बनाई थी। अब ये टोटल कितने सदस्य हो गए थे? 5, यानी कि 1 + 4 = 5, ऐसे समझ लेंगे। 1 + 4 = 5 ऐसे। ये 1 कौन है? गवर्नर जनरल। 4 कौन है? परिषद के सदस्य। उसके बाद में जब 1784 का अधिनियम आया, तो इसमें से एक सदस्य कम कर दिया गया, तो यहाँ पर 3 रह गए थे। इसका मतलब है वर्तमान में कितने सदस्य होंगे? 1 + 3 = टोटल सदस्य रहे थे 4। ठीक है, ये बात सुनो। तो ये कहानी तो हमने ऑलरेडी सर पढ़ चुके हैं। इसमें क्या किया गया है वो सुनो। तो जब परिषद शुरुआत में बनाई गई थी ना 1773 के माध्यम से, तो उस टाइम पे निर्णय कैसा लिया जाता था? ये बात सुनो। निर्णय लिया जाता था पूर्ण बहुमत से या बहुमत से। बहुमत से। बहुमत का क्या मतलब है? बहुमत का मतलब ये है कि 1773 के टाइम पे जो सदस्य थे टोटल, एक गवर्नर जनरल और 4 सदस्य, टोटल सदस्य थे 5। तो इन 5 में से 3 सदस्य जो बात कहेंगे वही निर्णय माना जाएगा, चाहे इन 3 सदस्यों में गवर्नर जनरल हो या ना हो। मतलब ऐसे सुनो, उदाहरण के तौर पे ये है बंगाल का क्षेत्र,
यहाँ है असम का क्षेत्र, यहाँ का गवर्नर जनरल चाहता है कि यहाँ पर आक्रमण करके इसको भी अपने साम्राज्य में मिला लिया जाए। तो यह प्रस्ताव गवर्नर जनरल रखेगा पहले किस में, परिषद में अपनी। परिषद में सदस्य थे उस टाइम पर 4, ठीक है। अब एक हो गया खुद गवर्नर जनरल, टोटल सदस्य हो गए थे 5। तो इन 5 सदस्यों में से यदि मान लो इन 4 में के 3 लोग ये बात कहते हैं कि आप असम पे आक्रमण नहीं कर सकते, तो गवर्नर जनरल आक्रमण नहीं कर सकता था, क्योंकि डिसीजन कैसा था, बहुमत के साथ में। ये बात समझेंगे यहाँ पे। हाँ, यदि ऐसा होता कि गवर्नर जनरल के एक गवर्नर जनरल हो जाता, 2 सदस्य और कहते, तो गवर्नर जनरल का कहना माना जाता। लेकिन सर जब ये वाला अधिनियम आया, कौन सा, 1786 का अधिनियम, जब गवर्नर जनरल को क्या बना दिया था, सुप्रीम कमांडर बना दिया, सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कमांडर, तब इससे यह कहा गया कि ये अपनी परिषद का निर्णय निरस्त करके स्वयं भी निर्णय ले सकता है, स्वयं निर्णय ले सकता। इसका क्या मतलब है, अब इसके तहत यह पावर मिल गई कि मान लो यदि एक गवर्नर और 3 सदस्य हैं 1786 के टाइम पे, तो टोटल 4 हो गए। तो 4 में से मान लो कि अगर एक सदस्य, 4 में से मतलब 3 सदस्य ये कहते हैं कि ये काम नहीं करना गवर्नर जनरल आपको, और गवर्नर जनरल कहता है कि मुझे ये काम करना है, तो गवर्नर वो काम कर सकता है, क्योंकि इसको यह पावर दे दी गई कि ये अपनी परिषद के निर्णय को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। निरस्त मतलब खत्म कर सकता है, और खुद अपने आप स्वयं क्या कर सकता है, निर्णय ले सकता है। तो ये अहम क्वेश्चन बना यहाँ से। तो 2 चीज़ें याद रखेंगे 1786 के बारे में। पहली कहानी तो ये कि 1786 के टाइम पे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। दूसरा, इसको सभी सेनाओं को प्रधान सेनापति बनाया। और दूसरा पावर यह दे दी गई कि ये अपनी परिषद के निर्णय को समाप्त करके खुद भी निर्णय ले सकता था। इतनी कहानी याद रख लेना बस। अगला अधिनियम देखते हैं बच्चों। इसके बाद में जो नया अधिनियम आया, तो वो अधिनियम आया था 1793 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम आया था, 1793 का एक्ट आया था। एक कहानी सुनो ध्यान से वापस। सर ईस्ट इंडिया जो कंपनी है ये भारत कब आई थी, तो आप जवाब दोगे 1608 में इंडिया में आई थी। मैं पूछूं क्या करना आए थे, तो आप बोलेंगे मसालों का व्यापार करने आए थे। आप बताओ कितने दिन की परमिशन मिली थी जब कंपनी बनी थी पूर्वी देशों के साथ में, तो आप बोलोगे जब नई नई कंपनी बनी थी शुरुआत में 1600 के टाइम पर, तो कंपनी को 15 वर्षों का अधिकार दिया गया था पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करने का। कितने समय का, केवल 15 वर्ष। क्या मुझे बताइए, अगर 1600 में कंपनी बनी, 15 वर्ष यदि मैं जोड़ लूँ तो हो जाना चाहिए था कि 1615 तक कंपनी को वापस से ले जाना चाहिए था। लेकिन कंपनी इस टाइम पर कितने हो रहे हैं, 1793, यानी कि 200 साल के बाद में भी कंपनी भारत पर शासन कर रही है। तो समय धीरे धीरे जैसे समय बदलता चला गया और कंपनी के इस अधिकार को भी बढ़ाते चले गए थे। ये 15 वर्ष से घटाकर अनलिमिटेड कर दिया। एक कहानी सुनो यहाँ पे। अब इस अधिनियम में क्या खास बात है, तो ये सुनो। जब यह अधिनियम आया था, तो इस अधिनियम के माध्यम से भी मूल रूप से देखे जाएंगे तो आपको 2 चीज़ें ये याद रखनी है, ज़्यादा नहीं। पहला काम तो ये याद रखना है इस अधिनियम के माध्यम से, एक जो नया बोर्ड बनाया था ना, जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसमें 6 सदस्य थे, सम्राट ने चुने थे। तो मैंने आपको ये कहा था इनका वेतन इंग्लैंड से दिया गया था शुरुआत में, लेकिन 1793 के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों का वेतन, इनके जो सदस्यों का वेतन है बच्चों, तो ये जो रकम है ये कहाँ से दी जाने लग गई, सर ये रकम दी जाने लग गई भारत से। एक तो क्वेश्चन ये याद रख लेंगे। तो सवाल आया था किस अधिनियम के द्वारा किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व विभाग से दिया जाने लगा 1793 के अधिनियम के माध्यम से। ठीक है। दूसरा कहानी ये क्यों समझाई थी सर आपने कि हाँ भाई ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार भारत में आई थी 1608 में व्यापार करने, और शुरुआत में जब कंपनी बनी थी तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 15 वर्षों के साथ में पूर्वी देशों के साथ मसालों का व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन इस आधार पर तो ये 1615 तक रहने चाहिए थे, लेकिन ये 200 साल बाद भारत में फिर क्या कर रहे हैं, तो समय चलते चलते इनका अधिकार बढ़ाते चले गए। एक कहानी और सुनो बच्चों। कहानी ये है, एक रूल ये है था कि जितने भी लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, लोग मतलब सदस्य समझ लेना, जितने भी सदस्य ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं, यही सदस्य भारत में आकर क्या कर सकते थे, व्यापार। इनके अलावा यानी कि इनसे अन्य व्यक्ति, जितने लोग इसके सदस्य हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के,
इनको छोड़कर कोई भी अन्य व्यक्ति भारत में आके व्यापार नहीं कर सकता था। भारत में आके व्यापार नहीं कर सकता। ऐसा क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि इन लोगों के पास में एक अधिकार था जिसको हम कहते हैं एकल अधिकार। एकल अधिकार, और इंग्लिश में कहते हैं आपका मोनोपोली राइट्स। मोनोपोली राइट्स। मोनोपोली राइट्स का क्या मतलब है? इसका यह मतलब था कि जब तक यह अधिकार अंग्रेजों के पास में था चुनिंदा, वही व्यक्ति भारत में आकर व्यापार कर सकते थे और इनके अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति भारत में आकर व्यापार नहीं कर सकता था। ठीक है। अब इंग्लैंड के लोग इस बात के लिए डिमांड कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हमें भी अधिकार दो ताकि हम भी इंडिया जाकर व्यापार करें। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? अब ये वहाँ पे इसके लिए आंदोलन वगैरह चल रहे थे, बहुत सारी घटना हो रही थी, तो इसीलिए 1793 के एक्ट की दूसरी जो प्रमुख घटना आती है, वो दूसरी घटना यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकल अधिकार। एकल अधिकार का मतलब है केवल इन्हीं एकल खुरों के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति भारत से आके इंडिया में व्यापार नहीं करेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकल अधिकार था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकल अधिकार की अवधि, मतलब समय अवधि 20 वर्षों के लिए अंतिम बार और बढ़ा दी। 20 वर्षों के लिए अंतिम बार और बढ़ा दी गई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी को आखिरी बार अधिकार दे दिया गया कि आप 20 वर्ष और एकल अधिकार कर सकते हैं। मतलब 20 साल तक कोई भी व्यक्ति, इंग्लैंड का दूसरा व्यक्ति आपके अलावा आके इंडिया में व्यापार नहीं करेगा, लेकिन 20 साल के बाद में तुम्हारा जब यह अधिकार समाप्त हो जाएगा तो कोई भी अंग्रेज इंडिया जाकर व्यापार कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको 1793 के अधिनियम से मूल रूप से केवल यही बातें आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे नया अधिनियम। इसके बाद में जो नया अधिनियम आया था, उस अधिनियम का नाम था बच्चों 1813 का, क्योंकि 1793 में यदि मैं 20 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा कितना? 1813। तो 1813 का एक्ट बात करेंगे अब हम। 1813 की अगर बच्चों में प्रमुख बातें करूं तो एक तो याद रखेंगे मैं एक्ट लिख रहा हूं, लेकिन अभी भी इनको कहा जा रहा है राजलेख या फिर चार्टर एक्ट। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसा लिखा हुआ मिलेंगे ये कि सर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ऐसा लिखा होता था इंग्लिश में। ठीक है, तो अभी भी क्या है, ये एक्ट है। तो जैसे आपने पढ़ा था कि सर एकल अधिकार को समाप्त करने की बात हो रही थी, तो इसी वजह से क्या किया जाता है, सबसे पहला और अहम काम तो सर यहाँ से यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकल अधिकार था, तो सर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकल अधिकार है, एकल अधिकार का मतलब कि कंपनी के जो कार्यकर्ता हैं उनके अलावा इंग्लैंड का कोई भी दूसरा अंग्रेज भारत में आकर व्यापार नहीं कर सकता था। तो सर क्वेश्चन ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकल अधिकार क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। कौन से अधिनियम के माध्यम से? 1813 के। बड़ा खास क्वेश्चन है, बहुत बार सवाल आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एकल अधिकार, एकाधिकार ये इंग्लिश में कहते हैं मोनोपोली राइट्स, इसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन बच्चों ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ। अभी भी जो अगर मैं इसके एकल अधिकार की बात करूं तो पूरी तरह से समाप्त नहीं है, इसका एक अपवाद है। अपवाद मतलब एक्सेप्शन है। क्या क्या एक्सेप्शन है इसके, अगर हम वो देखेंगे अपवाद में, तो एक अपवाद तो ये है कि अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में एकल अधिकार बचा हुआ था। कौन सा? चाइना के साथ में व्यापार। तो चाइना से व्यापार एक दूसरा था बच्चों पूर्वी देशों से चाय का व्यापार। पूर्वी देश में मतलब आपका इंडिया, इंडोनेशिया वगैरह ये सब, तो पूर्वी देशों से चाय का व्यापार। इसे समझिए जैसे मैं समझा रहा हूँ। देखो बच्चों, आपको याद होगा कि सर 1793 के अधिनियम के टाइम पर यह बात कही जा रही थी कि सर एकल अधिकार को समाप्त कर दो। लोग डिमांड कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंतिम बार 20 वर्ष के लिए एकल अधिकार बढ़ा दिया। उसी के चलते 1813 में एकल अधिकार को कर दिया गया समाप्त। क्या एकल अधिकार समाप्त? यह एकल अधिकार समाप्त कर दिया गया कि अब इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति, कहाँ से, मान लो ये यूके है, तो यूके से कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, अब भारत में जाके व्यापार कर सकता है। ये बात समझो, ठीक है। लेकिन
भारत का एरिया यहाँ है, यहाँ पर चाइना का इलाका है, यहाँ पर इंडोनेशिया मान लेता हूँ, यहाँ पे मलेशिया वगैरह मान लेता हूँ। तो उसमें ये बात और लिखी गई थी कि हाँ भाई, इंग्लैंड से जो भी अंग्रेज भारत जाएगा तो वो भारत से व्यापार तो कर सकता है, लेकिन चाइना पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार है, तो चाइना से अभी भी जो सामान खरीदेगा वो कौन खरीदेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी। अर्थात चीन से जो व्यापार था वो अभी भी बाकी रहा। कैसा अधिकार? एकल अधिकार। मतलब चाइना से जो सामान खरीदेगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी खरीदेगी, इंग्लैंड का दूसरा व्यक्ति नहीं खरीदेगा। दूसरा, जितने भी पूर्वी देश हैं, चाहे फिर वो भारत हो, इंडोनेशिया हो, म्यांमार हो, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मतलब पूरब का कोई भी देश हो, इन किसी भी पूरे देशों में से यहाँ से कोई भी इंग्लैंड से आकर कोई भी व्यक्ति चाय नहीं खरीद सकता था। अभी भी चाय का जो व्यापार करेगी वो कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब है 1813 के अधिनियम के माध्यम से एकल अधिकार समाप्त किस चीज़ का हो गया होगा? इसका मतलब है मसालों का, जड़ी बूटियों का, या कोई भी इंडिया में व्यक्ति आ सकता था, लेकिन चाइना से व्यापार नहीं कर सकता वो व्यक्ति, ना किसी भी पूर्वी देश से चाय खरीद सकता है, बाकी कार्य कर सकता था। ये 2 पॉइंट आपको मूल रूप से यहाँ से तो ये याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा तथ्य जानो इसी के बारे में। कौन सा अधिनियम पढ़ रहे हैं हम? 1813 का। इसी अधिनियम के माध्यम से 2 अहम और कार्य किए गए। सुनो, आपने देखा कि कंपनी का एकल अधिकार तो हो गया है समाप्त। अब कोई भी इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति भारत में आकर व्यापार कर सकता है। तो जब कोई भी व्यक्ति भारत में व्यापार करेगा तो उस व्यक्ति को पहले भारत में आकर लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो यहाँ से एक कहानी मैं बता रहा हूँ, आप एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ, याद रख लेना। कहानी यह है कि अभी भी अंग्रेजों को भारत में आकर बसने और व्यापार करने के लिए कंपनी से लाइसेंस लेना अनिवार्य था। ठीक, चलो ये लिख दिया बच्चों मैंने। यानी कि भाई अभी भी अंग्रेजों को भारत में आकर बसने और या फिर व्यापार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसी लाइसेंस को दिखाकर वो भारत में रह सकता था। एक तरह से ये कह देंगे कि उनकी वीज़ा या पासपोर्ट की तरह कार्य करेगा, कि जो दूसरे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारी हैं वो ये चेक कर सकते हैं कि ये लोग चाय तो नहीं खरीद रहे हैं, इनके पास में कैसा परमिट है। ठीक, दूसरा ये भी कार्य है इसी के साथ में कि ईसाइयों को भारत में आने और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई। ईसाइयों को भारत आने व भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति। तो एक तथ्य ये भी याद रखेंगे, यानी कि एकल अधिकार के समाप्त होने से क्या क्या चीज़ें समाप्त हो गई? इससे यह समाप्त हो गया कि पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकर्ता ही इंडिया में आ जा सकते थे। अब कोई भी अंग्रेज अधिकारी भारत में आ सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले उसे कंपनी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक, सवाल यह आया था कि भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत कब से मानते हैं? तो 1813। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की शुरुआत कब हुई? 1813। किस अधिनियम के माध्यम से? तो अधिनियम पूछेगा तो 1813 के। तो एक फैक्ट तो ये हो गया। दूसरा जो फैक्ट यहाँ से आता है, तो 1813 के अधिनियम के तहत एक ऐसा प्रस्ताव रखा गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि हाँ भाई, हम क्या करेंगे, भारतीयों की शिक्षा पर, एजुकेशन पर प्रतिवर्ष क्या क्या करेंगे? 1,00,000 रुपये खर्च किया करेंगे। ऐसा ये निर्देश दिया गया था कंपनी को, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। तो ये तथ्य भी मैं लिख देता हूँ। ठीक, चलो, तो भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपये खर्च करने का कंपनी को निर्देश दिया गया, लेकिन कंपनी ने सर ऐसा किया नहीं। ठीक है, तो ये प्रमुख तथ्य हो जाएंगे कौन से अधिनियम के माध्यम से? 1813 के माध्यम से। ठीक है, आगे समझते हैं बच्चों। उसके बाद में जो प्रमुख अधिनियम हमें देखने को मिलेगा, तो फिर एक प्रमुख अधिनियम आएगा 1833 का अधिनियम, 1833 का राजलेख। अभी भी चार्टर एक्ट चल रहा है का राजलेख। ये अधिनियम बहुत खास है, वेरी प्रोमिनेंट है बच्चों, समझेंगे। एक बात तो यह समझेंगे कि सर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकल अधिकार था, तो कंपनी के एकल अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। तो सवाल यहाँ से फंसा देता कभी कभी 1833 और 13 में। देखो 1813 में सवाल कैसा आएगा
कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एकल अधिकार को कब समाप्त किया, 1813 के। पूर्ण रूप से कब समाप्त किया है, तो ये बात अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण रूप का क्या मतलब है, आपने पढ़ा था ना कि सर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका अभी भी एक तो चाइना के साथ में व्यापार था, ठीक है, दूसरा क्या था बच्चों, चाय का। तो ये दोनों जो व्यापार का अधिकार था, अब ये अधिकार भी क्या कर दिया गया, कंपनी से छीन लिया गया, ठीक है। तो एक तरह से जब कंपनी से व्यापारिक कार्य छीन लिए गए, तो अब यहाँ से एक और तथ्य सामने निकल कर आ जाएगा। तो अब इस एक्ट के माध्यम से कंपनी को व्यापारिक निकाय से, जो व्यापारिक निकाय था मतलब उससे पूर्ण रूप से आपका एक तरह से कह सकते हैं प्रशासनिक या राजनीतिक संस्था बना दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, या घोषित कर दिया गया। तो ये फैक्ट ऐसे याद रखना कि इस एक्ट के तहत, ठीक, चलो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी कि इस एक्ट के तहत कंपनी को व्यापारिक निकाय का मतलब है भी पहला कंपनी, मूल रूप से कंपनी का काम था व्यापार करना। अब कंपनी से कह दिया गया अब तुमको इंडिया में व्यापार नहीं करना है, अब केवल भारत पे क्या करना है, राज करना है, शासन करना है। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बना दिया जाता है, एक राजनीतिक, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट घोषित कर दिया गया कि अब आपका काम इंडिया में व्यापार करना नहीं है, अब इंडिया पर राज करने का है। तो क्वेश्चन आएगा बच्चों कि किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक निकाय से प्रशासनिक निकाय में परिवर्तित हो गई, तो 1833 के अधिनियम के माध्यम से। और इसके तहत क्या क्या कार्य और किए गए हैं, दूसरा तथ्य देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट को कैसे समझेंगे, उसके लिए आपको ऐसे समझो, जैसे मान लो ये होगा बच्चों हमारा प्यारा भारत, ठीक है, और इस पे यहाँ पर इतना जो क्षेत्र है इसको कह देता हूँ बच्चों, उसका मैंने नाम दे दिया बंगाल, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं ये क्या है, बंगाल है। तो आपने देखा था कि बंगाल का बनाया जाता था गवर्नर जनरल, और बाकी यहाँ के जैसे मान लो ये हो गया मद्रास, ये है बम्बई, तो यहाँ के गवर्नर होते थे जो इसके अधीन काम करते थे। लेकिन ये गवर्नर जनरल सिर्फ कहाँ का था, बंगाल का था, क्योंकि अभी भी पूरे भारत में केंद्र सत्ता क्या थी, अंग्रेजों की शुरू हो चुकी, मुगलों का शासन समाप्त हो चुका था, लेकिन संपूर्ण भारत का गवर्नर नहीं बनाया गया था, ठीक है। तो यह कार्य किया गया कि 1833 का कानून आया, कौन सा वाला बच्चों, एक तो याद रखना 1833 के। तो इसके तहत यह कार्य किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, अब इसको बंगाल की बजाय संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इस लाइन को यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, ऐसे समझ लेंगे कि जो गवर्नर जनरल है, तो गवर्नर जनरल को क्या किया गया बच्चों, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जबकि ये बात है उस टाइम पर गवर्नर जनरल था कौन, तो उसका नाम था बच्चों लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऐसा मान लो। ये जनरली रहा था 1828 से लेकर 1835 तक, ठीक, ऐसे समझो। तो आपको ये कहानी ऐसे याद रखनी है कि सर आप सुनो, जैसे अगर मैं आपको जोड़ना चाहूँ स्टार्टिंग से कहानी है, तो एक कहानी आई थी सर सबसे पहले 1757 में। इसमें यह हुआ था कि सर जो बंगाल था तो यहाँ का बनाया गया था गवर्नर, किसको, पहला गवर्नर बना था रॉबर्ट क्लाइव। दूसरी घटना आपको याद होगी 1773 के कानून के तहत जो बंगाल का कभी गवर्नर हुआ करता था, इसका नाम बदल के रख दिया गवर्नर जनरल, और उस टाइम पे था कौन, वॉरेन हेस्टिंग था। ऐसे कहानी पढ़ी होगी आपने। फिर एक नया अधिनियम आया 1833 का। अब वो क्या कह रहे हैं कि साहब जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, अब ये बंगाल का ना रहकर पूरे भारत का गवर्नर जनरल है। ये कहानी ऐसे याद रखनी है, ठीक है बच्चों, नए तथ्य। तो क्या क्वेश्चन आ सकता है कि किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया या बनाया गया, तो ये कौन से अधिनियम की बात है, तो ये 1833 के अधिनियम की बात है। और 1833 की क्या क्या खास पॉइंट्स हैं, अगर मैं उन पर चर्चा करना चाहूँ तो एक पॉइंट तो यह आएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने उसी टाइम पर क्या किया था बच्चों, इसने क्या किया, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया, ठीक है। दूसरा, सती प्रथा के लिए कानून बनाया था। ये आपको कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। तो जिसमें का मैं एक फैक्ट तो यह लिखा रहा हूं, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना, ये जो सिंबल बनाया है घोषित का, तो घोषित किसने किया है, तो याद रखना बच्चों, तो दास प्रथा को घोषित किया गया था किसने, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया है। ये याद रखना, घोषित किसने किया था, तो विलियम बेंटिंग ने किया, ठीक है, तो विलियम बेंटिंग ने किया है।
लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि दास प्रथा को समाप्त कब और किसने किया है, दास प्रथा को समाप्त, तो इतिहास का क्वेश्चन है वैसे ये, दास प्रथा को समाप्त। तो दास प्रथा को जो समाप्त किया था तो ये किया था 1843 में, 1843 में। किसने किया है समाप्त, तो उस टाइम पे जो मतलब जो गवर्नर जनरल था उस व्यक्ति का नाम था एलन बरो। क्या नाम है, एलन बरो करके नाम था उसका। और एलन बरो रहा था लगभग 1842 से लेकर 44 तक रहा था ये, ठीक है। तो दास प्रथा को गैर कानूनी विलियम बेंटिंग ने घोषित किया, लेकिन दास प्रथा, और दास प्रथा क्या होती है, दास प्रथा का मतलब है किसी को गुलाम बनाकर काम करवाना उससे, तो ये दास प्रथा वाला कॉन्सेप्ट है। समझ जाएंगे बच्चों यहाँ पे। यदि मैं सती प्रथा का कॉन्सेप्ट बताऊँ, सुनो, तो उसको आप ऐसे लिख लेना कि सती प्रथा का अंत किया, सती प्रथा का अंत। और सती प्रथा का अंत किसने किया है, तो किसके द्वारा हुआ, तो लिख देंगे, राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग के द्वारा, बेंटिक। तो ये हो गया विलियम बेंटिक हो गया। विलियम बेंटिक ने किसकी सिफारिश पर किया है, यदि क्वेश्चन आ जाए, अगर सिफारिश पूछे जाए, ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है वैसे। तो सिफारिश किसने की थी, तो बच्चों सिफारिश की थी राजा राम मोहन राय जी ने की थी, राजा राम मोहन राय, इन्होंने यह सिफारिश की थी, जबकि राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय ने दी थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे ये, आत्मीय समाज की भी सुना होगा आपने। यहाँ से यह क्वेश्चन आता है बच्चों के विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत करने के लिए कौन सा कानून पारित किया था, तो इसने एक कानून लाया था जिसका नाम है शारदा एक्ट। इसके लिए क्या लाया गया था, शारदा एक्ट, ये खास बात है, शारदा एक्ट आया था इसके लिए, ठीक है। तो शारदा एक्ट के माध्यम से सती प्रथा का अंत किया गया था। और किसने किया है सती प्रथा का अंत, तो विलियम बेंटिक ने किया, ठीक है। तो ये भी हमारा 1833 के समय की ही घटना है। कब की बात है, 1829 की घटना, 2829 की। और एक कहानी सुनो, इसी अधिनियम के माध्यम से और अहम कार्यों में कौन कौन से अहम कार्य हैं जो कार्य किए गए हैं। एक कार्य तो तुम्हें ये याद रखना, सब ये सब फैक्ट्स हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, यहाँ से ये डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे, याद रखना बच्चों। एक कार्य ये कि सर अभी जो गवर्नर जनरल है, पहले बंगाल का था, भारत का हो गया, तो आपको ये भी पता होगा कि इसकी एक परिषद थी, पहले शुरू में 4 सदस्य थे, बाद में 3 रह गए थे। तो गवर्नर जनरल की जो ये परिषद है इसमें 1 सदस्य और ऐड कर दिया गया। अब ये जो सदस्य ऐड किया है ना इस बार, तो ये जो नया सदस्य इसमें शामिल किया, तो ये एक विधि सलाहकार था, कानूनी सदस्य था ये, विधिक सलाहकार, विधिक सलाहकार, कानूनी एडवाइज़र था ये। लेकिन इसको स्थायी नहीं बच्चों, इसको अस्थायी के रूप में शामिल किया। इसको किसके रूप में शामिल किया था, इसको बनाया था अस्थायी सदस्य। इसका मतलब ये है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी आपसे कानूनी एडवाइस लेना तो हम लेंगे, अदरवाइज़ तुमको बाहर रखेंगे। समझ में आ गई, यहाँ पे ये भी याद रख लेना। दूसरा कार्य यदि आप देखेंगे यहीं पर ही, तो दूसरा कार्य इसमें एक देखो कि यहाँ पर क्या किया गया, इसी अधिनियम के माध्यम से एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है लॉर्ड मैकाले। क्या नाम है, लॉर्ड मैकाले। तो बच्चों लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में भारत का प्रथम विधि आयोग बनाया गया। विधि कानून मतलब कानून विभाग, प्रथम विधि आयोग का गठन कब, 1834 में। ये बहुत वेरी 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 प्रोमिनेंट है, कितने भी वेरी लगा लो। मतलब सवाल क्या है सुनो, ज़रूरत ये थी कि भाई लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक नया विभाग बनाया गया, विधि विभाग, और इस विभाग का कार्य था बच्चों भारत के लिए कानून संहिता बनाना, भारत के लिए आईपीसी और सीआरपीसी बनाना। आईपीसी मतलब इंडियन पिनल कोड। जब आप सुनते होंगे ना दफ़ा 302 के तहत किसी को फांसी दी जाती है, अलग अलग जो धाराएं हैं वो सब धाराएं कहाँ लिखी होती है, वो आईपीसी में लिखी होती हैं। और इन आईपीसी को लिखने का जो कार्य किया था वो भी किसने किया था, लॉर्ड मैकाले ने। 1860 में जाकर बनकर तैयार हुआ था ये पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाएगा बच्चों आपसे कि पहला भारत का विधि आयोग का गठन किस अधिनियम की देन है, तो ये 1833 के अधिनियम की देन है, ठीक। फिर एक और बात समझ लीजिए, आपने ये पढ़ लिया सर 1833 के अधिनियम के माध्यम से ही क्या किया गया, जो एकल अधिकार था,
जैसे मैं अभी ऊपर पढ़ा चुका हूँ कि ये एकल अधिकार क्या कर दिया गया सर, ये पूर्ण रूप से ये तो कर दिया समाप्त। जब ये पूर्ण रूप से समाप्त हुआ था तो आपने पढ़ा होगा 1813 के टाइम पर, जब इसको समाप्त तो किया था, पूर्ण रूप से नहीं किया था, तो उस टाइम पे ये अधिकार था कि भाई कोई भी इंग्लैंड का व्यक्ति, मान लो यूके से कोई व्यक्ति भारत आना चाहेगा तो उसको क्या लेना पड़ेगा, पहले लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन इस 1833 के अधिनियम के माध्यम से यह अधिकार दे दिया गया कि अगर यूके से कोई भी अंग्रेज भारत आता है, ठीक है बच्चों, तो वो विदाउट लाइसेंस आ सकता है, विदाउट, बिना लाइसेंस के, उसको किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो सवाल आएगा किस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों को भारत में आकर रहने, बसने या व्यापार करने का अधिकार या स्वतंत्रता मिली थी, वो भी विदाउट एनी लाइसेंस, तो 1833 के अधिनियम के माध्यम से। ये क्वेश्चन बहुत खास बन जाते हैं इसी वजह से। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतने ही रहने देंगे बच्चों, अगला डेटा हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको ये पूरी कंप्लीट सीरीज़ पसंद आती है तो आप मेरी वीडियोस को बच्चों शेयर भी क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक टाइम से आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाया करेगा। आजकल जो क्लास है 7:30 बजे की बजाय बच्चों 8 बजे तक हो पा रही है, उसका मूल कारण ये है कि जो मेरा वाईफाई है ना, तो उसमें थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाती है कभी कभी, तो इस वजह से तो लगभग वरना 7:30 और 8 का ही टाइम रहेगा। ठीक है, चलिए बच्चों, कोशिश करूँगा कि मैं हमेशा क्लास टाइम पे ही आए, रोज़ 7:30 बजे शाम को। ठीक, ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।